सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए आज हम लोग बात करेंगे हमारा पेपर नंबर 8। ओके, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज करेंगे। ओके, जो आपके इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चन दिया था एमसीक्यू सीरीज की। ओके, सो गाइस इसके अंदर मैं ओल्ड सिलेबस 2016 सिलेबस के जितने एमसीक्यूज है सारे के सारे करवाऊंगा, प्लस आपके पास्ट ईयर के जितने एमसीक्यूज रहेंगे सारे के सारे एमसीक्यूज करेंगे। उसके साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज करेंगे एंड जो अभी रिसेंटली आपके इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यूज बैंक जो रिलीज किया था वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सर पूरा का पूरा आप ओल्ड सिलेबस प्लस न्यू सिलेबस के सारे एमसीक्यूज करवाने वाले हो? आंसर इज यस गाइस। मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी इंस्टीट्यूट पूछेगी, जैसे आपने कल के पेपर में देख लिया था फिनेंशियल अकाउंटिंग के, समझ में आ गया। तो यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग का देखिए आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो आपके एग्जाम में नहीं आए हुए, वो सब एग्जाम के ही क्वेश्चन थे। वो कभी ना कभी आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन था कोई, या फिर आपके पास्ट ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर थे, तो वही सब क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दिए थे, राइट। ओके, तो बच्चे बोल रहे सर हम तो स्टडी मटेरियल पढ़ के गए, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आएगा डिक्टो, समझ में आया। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ओके, ये पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर देती है, तो बहुत जरूरी है आपको पास्ट ईयर के जितने एमसीक्यूज है ना सारे के सारे करके जाइए। ओके, बिकॉज ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने चैप्टर वहां पे थे वही चैप्टर यहाँ पे भी है। ओके, तो डोंट वरी, चैप्टर तो चेंज हुए ही नहीं है, तो एमसीक्यूज दोनों जगह पे काम आने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं ओल्ड सिलेबस के जितने एमसीक्यूज है सारे करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2016 से लेकर 2024 तक के सारे एमसीक्यूज करेंगे, प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर सारे के सारे करेंगे। एंड देन उसके बाद जो आपकी इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू सीरीज जो रिलीज किया था न्यू वाला वो भी करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। इन अ प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब पूछ रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी खर्चे आप करते हो उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के बाकी सारे खर्चे, बट फिनिश गुड तक के खर्चे लेना है, ऑफिस का खर्चा नहीं लेना है, सेलिंग का खर्चा नहीं लेना है, याद रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए बात वर्ड आ गई है मटेरियल की। अगर जब मटेरियल की वर्ड आ गई मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल तो लेना ही नहीं था, हमने बोला था मटेरियल को छोड़ के बाकी सब खर्चा लेना है फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए। ओके, प्राइम कॉस्ट वाला सी वाला ऑप्शन देखिए क्या है। प्राइम कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट आती है कि नहीं आती? यस सर, डायरेक्ट मटेरियल आता है, ये भी नहीं होगा आंसर। बोल रहा ऑल कॉस्ट अप टू द प्रोडक्ट रीचिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग का भी खर्चा हो जाता है, ऑफिस का भी खर्चा हो जाता है, ये भी नहीं रहेगा। हाँ, एक बार सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यस, ये तीनों हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हो गए, और ये दोनों हमारे डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाएंगे, ये पूरे के पूरे, समझ में आया। हम कन्वर्जन कॉस्ट में क्या लेते हैं? डायरेक्ट लेबर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे, तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बोला एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। बोल रहा है बताइए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमें कब ऑर्डर करना चाहिए? तो जब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाती है उस टाइम पे हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि उस टाइम पे हमारी कॉस्ट सबसे कम आती है। तो चलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है? यस, ये वाला ऑप्शन है। ओके, When a direct worker is paid on monthly fixed salary, अगर हम लोग डायरेक्ट वर्कर को एक मंथली फिक्स सैलरी दे रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आइडल कॉस्ट तो अराइज ही नहीं होगी, कोई भी आइडल टाइम नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, क्यों हम लोग उसको फिक्स रखे, चाहे वो काम करे या ना करे, तो आइडल टाइम का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ओके, आगे बोला द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CAS 10। ओके, बोल रहा है बताइए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल कौन सा है CAS 10 के अलावा। ओके, मटेरियल तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। ओके, ओवर टाइम चार्जेस पे टू वर्कर टू कंप्लीट द वर्क बिफोर टाइम, नहीं बच्चा ये भी नहीं। कैटलॉग प्रिंटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जितने भी खर्चे होते हैं मोस्टली वो डायरेक्ट इन नेचर होते हैं। यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने किया है वो भी साइट के लिए किया है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। नेक्स्ट बोला द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट नहीं है? लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में आता, कॉटन वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एपोर्शन एडमिन, ओके, ये भी है। हाँ, नाइट शिफ्ट अलाउंस पेड टू फैक्ट्री वर्कर ड्यू टू द जनरल वर्क प्रेशर, ये हमारा वेजेस में आता है, ये नहीं है, तो आंसर ये रहेगा डी वाला। बोल रहा है व्हेन यू अटेम्प्ट द रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बताइए इसमें से कौन सा सही है। ओके, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, आपने सीखा रहेगा मुझसे, मैंने आप लोगों को ऐसे ऊपर नीचे करना तो सिखाया नहीं, 2 मिनट के अंदर सिखाया था। ओके, हमने क्या सीखा था सर? हम हमेशा कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, खाली हमको ये देखना है एक्सपेंसेस कॉस्ट में कम होता है तो लेस कर देना है कॉस्ट के हिसाब से, और एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज़्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों तो हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। ओके, तो सेम इनकम हमारे बच्चों कम होता है कॉस्ट में तो क्या होता है सर? ऐड, और इनकम ज़्यादा होता है कॉस्ट में तो हमें क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? लेस, ये याद रहेगा सबको। ओके, तो चलिए क्या बोल रहा है? अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, बोल रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन है, कॉस्ट में कम है, एक्सपेंसेस कॉस्ट में कम है। अगर आप
और बोल रहा है इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर, देखिए ओके ध्यान से सुना। ओके अब हम कॉस्ट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कॉस्ट में, अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कम हुए, इसमें कॉस्ट में कम है, तो कॉस्ट में कम है तो कॉस्ट में तो हमें लेस करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए मैंने बोला एक्सपेंसेस अगर कॉस्ट में कम है तो लेस करना है, तो कॉस्ट में तो लेस होगा, ये बात तो सच है, कॉस्ट में लेस होगा। तो मुझे बताओ अगर मैं ये एफ से चालू करता तो एफ में क्या होता सर, ऐड होता। क्या ये बात सच बोला, ऐड करना है फाइनेंशियल से अगर चालू कर रहे हो तो कुछ आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आंसर सही है, बात खत्म। समझ में आया क्या? ओके आगे बोला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इफेक्टिवली इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बैच कॉस्टिंग कहाँ पे सर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बच्चा, यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग चलता है। ओके ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, यस भैया, ड्रग वाले जो होते हैं ना, ओके मेडिसिन वाले, ये लोग क्या बैच में बनाते हैं, तो ये बैच कॉस्टिंग सही है। आगे बोला है डिजाइनर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बच्चा, ये जॉब कॉस्टिंग हो जाती है यहाँ पे। ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस, तो ड्रग वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है देखिए। ओके नेक्स्ट वाला बोल रहा है इन द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ओके वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड, अभी तक हमारा वर्क कंप्लीट हो गया बट सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो विल बी शोन, तो हमारा इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट अंडर WIP अकाउंट, ये हमारा आंसर होगा उसका। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, WIP में है। ओके आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके बोल रहा है अ सर्टेन प्रोसेस needed standard labor of 24 skilled labor hours and 30 unskilled labor hours, okay, at the rupees 60 and 40 rupees respectively as the standard labor rates. Actually 20 and 25 labor hours work used at the 50 rupees and 50 respectively. Then the labor mix variance पूछा है, तो सबसे पहले लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला ही लिख देते हैं ना सर। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये होता है। ओके ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले चलिए बना लीजिए टेबल फटाफट। ओके यहाँ पे स्टैंडर्ड का बना लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअल का, और यहाँ पे हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स बना लेते हैं। ओके आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। ओके चलो अब बताइए स्टैंडर्ड कितने सर, एक स्किल्ड लेबर है और एक क्या है, अनस्किल्ड लेबर है। ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया। टोटल इस कितने हुए सर, स्किल्ड वाले 24, ये 30। ओके याद रहेगा। रेट कितना है सर, 60 और 40। ओके एक्चुअल वाले का क्या है सर, एक्चुअल में कितने वर्कर थे सर, यहाँ पे 20 थे और यहाँ पे 25 थे। इनका रेट क्या है सर, 50 और 50। ये बात सबको समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, आपने टोटल एक्चुअली में कितने घंटे लगा दिए सर उस काम को कंप्लीट करने के लिए? सर 45 घंटे। चलो आपने 45 घंटे लगाए, तो ये 45 घंटे जो आपने लगाए, तो ये 45 घंटे को ये रेशियो में लगाना चाहिए था। आपने आवर्स कितने लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में देखिए आपने आवर्स कितने लगा दिए सर 45 घंटे आपने लगा दिए। अब ये जो 45 घंटे आपने लगाए, इसी को ये रेशियो में बांटना चाहिए था, स्टैंडर्ड के रेशियो में। तो स्टैंडर्ड का रेशियो कितना है सर, ये हो गया, अगर 6 के टेबल में जाएगा तो ये 4 टाइम में, और ये 6 के टेबल में 5 टाइम में। तो सर ये 4:5 के रेशियो में बांट दीजिए इस 45 को। ओके तो कैलसी सबके पास है 45 इंटू ओके 4 डिवाइड बाई 9, तो सर ये आ जाएगा 20। रिवाइज स्टैंडर्ड यहाँ पे 20 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25। तो टोटल ये हो गया 45। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, पहले स्किल्ड का फिर अनस्किल्ड का। ओके तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कितना है सर 20, एक्चुअल आवर्स कितना है सर 20। ओके इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, स्टैंडर्ड रेट है 60, तो आंसर इज 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखिए। ओके यहाँ पे बताइए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कितना है सर 25, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स कितना है सर 25, और यहाँ पे कितना है सर स्टैंडर्ड रेट 0। आंसर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर 0 हो गया। समझ में आ गया क्या, इसका आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर द प्रोडक्शन देन प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी सेल्स डिमांड। इसका आंसर हो जाएगा सेल्स डिमांड। ओके कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। देखिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके लिए कॉस्ट यूनिट क्या होता है बोलो सर, इनके लिए कॉस्ट यूनिट होता है पेशेंट डे, याद रहेगा। ओके अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। देखिए नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल क्या बोल रहा है, एक है प्लीफरेज, दूसरा है लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों तो एबनॉर्मल है, ये दोनों एबनॉर्मल है, बट याद रखना यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया है, जिसके वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया है ना, जिसके वजह से ये प्लीफरेज भी हमारा क्या हो जा रहा है, एबनॉर्मल हो जा रहा है।
अगर याद रखना यहाँ पे कोई और वैल्यू दी होती ना तो ये फ्लिप जो होता है ना ये नॉर्मल होता है भाई, छोटी मोटी चोरी तो होगी, ये रोक नहीं सकते हम लोग, छोटी मोटी चोरियां तो होगी। तो याद रखना अभी नन ऑफ दिस के वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर नन ऑफ दिस हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो वहां पे प्लीफरेज इसका आंसर रहेगा नॉर्मल लॉस का, बिकॉज वहां पे नन ऑफ दिस नहीं दिया रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना ये। ओके, अब बोल रहा है आइडल टाइम इज, मुझे बताओ आइडल टाइम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है बोलो। आइडल टाइम का मतलब होता है क्या, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन अ फैक्ट्री, नो रे बच्चा। टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, नो रे बच्चा, ये सब तो होता ही नहीं है। ओके, तो आइडल टाइम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, अपने जॉब से वो हटा है, काम नहीं कर रहा है अभी, तो ये उसके लिए आइडल टाइम होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, वेयर हाउस एक्सपेंसेस बताइए किसका एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, बोल रहा है कि कॉस्ट शीट बनाते टाइम हमें कौन सा कौन सा चीज आइटम हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कैरेज इनवर्ड आता है, परचेस रिटर्न भी आता है, सेल्स कमीशन, हाँ इंटरेस्ट पेड नहीं आता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल टू, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, हॉस्पिटल में, सिनेमाज में, ट्रांसपोर्ट, यस सर सारी जगह पे हम लोग ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। ओके, अब आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सेल्स आर ₹90,000 वेरिएबल कॉस्ट इज 75% कॉन्ट्रीब्यूशन इज, चलिए कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो फटाफट निकाल लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल्स कितना है सर 90,000 का, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला सर 75%, ये तो 25% रहेगा, और हमको कॉन्ट्रीब्यूशन ही पूछा है। ओके, तो कैलसी कहाँ पे, 90,000 का 25% निकाल दीजिए सर 22,500, तो हमें कंट्रीब्यूशन ही पूछा है ना, तो कंट्रीब्यूशन 22,500 ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ द, पीवी रेशियो इंक्रीज कब होगा, देखिए पीवी रेशियो का जो है वो किसके साथ रिलेशन रहता है सर, सेलिंग एंड वेरिएबल के साथ, सेल्स एंड वेरिएबल के साथ रहता है, सॉरी सेल्स एंड वेरिएबल के साथ हमारा पीवी रेशियो का रिलेशन रहता है, फिक्स कॉस्ट के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है, फिक्स कॉस्ट तो बाद में लगती है, ये नहीं रहेंगे, ये दो ऑप्शन तो गए। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस, बोल रहा है कि डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, जैसे अगर आप डिक्रीज करोगे ना सेलिंग प्राइस को तो आपकी ना कॉन्ट्रीब्यूशन भी डिक्रीज हो जाता है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट के कम होने से यस वेरिएबल खर्चा कम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, खर्चे कम लगेंगे तो पीवी रेशियो आपका बढ़ेगा, तो ऑप्शन डी वाला राइट है। समझ में आया, पीवी रेशियो के बढ़ने का रीजन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का कम होना। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट को, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं, राइट। सेल्स बजट क्या है सर, सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट है, क्या बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शनल बजट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, बताइए सर फिक्स एसेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट बोल रहा है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है हमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बार बार जाके चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री, ये होगा। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ क्या आंसर रहेगा। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज, बोलो। ओके, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग नॉन अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बताइए कॉस्ट को हम कहाँ पे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, यहाँ पे चार्ज टू द कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट ओवर टाइम इज, ओवर टाइम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या होता है ओवर टाइम का मतलब, जहाँ पे एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम से आपने ज्यादा काम किया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, बोल रहा है कि पूरा का पूरा खर्चा हमने उस कॉस्ट सेंटर या फिर उस कॉस्ट यूनिट में ही चार्ज कर दिया, इसको बोलते हैं कॉस्ट अलोकेशन, डायरेक्टली हमने अलोकेट कर दिया। इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बोल रहा है, इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ओके एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फिनेंशियल अकाउंट, फिनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंसेस है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम रहेगा तो लेस होता है, कॉस्ट में कम होगा तो फिनेंशियल से अगर चालू करेंगे तो ऐड होगा। ओके, ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ट्रिक पता होगा तो आपको फटाफट हो जाएगा। ओके, इसके लिए आप मेरे रिकंसिलिएशन की वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, ये ऊपर नीचे करते नहीं हम लोग, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड फर्नीचर मेकिंग, यस रिपेयर शॉप वाले भी, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी, सारे के सारे जॉब कॉस्टिंग ही यूज करते हैं, तो ये सही है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है ओके इन अ प्रोसेस 8,000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, ओके 8,000 यूनिट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग अ पीरियड, 5% ऑफ इनपुट इज ए नॉर्मल लॉस, उसका 5% नॉर्मल लॉस हो जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 60%, जो कंप्लीट इज एट 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट का 60% क्या है WIP है,
और बोल रहा है 6600 यूनिट कंप्लीटेड है। तो बच्चा एकदम सिंपल सा तरीका बता दो, 2 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके कंप्लीटेड यूनिट कितने हैं सर? 6600। हमको क्या बोला है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा बताइए। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में तो मेरे प्यारे बच्चों 6600 तो ये कंप्लीट हो ही गए हैं, और ये जो 1000 यूनिट है उसका 60% कंप्लीट हुआ है। तो 1000 का 60% बताओ कितना होता है सर? 600 होता है। दोनों को ऐड कर लो सर, कितने हो जाएंगे? 6600 7200 है क्या ऐसा यूनिट? यस सर, खत्म। बस कुछ नहीं करना है ये क्वेश्चन। ओके, आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ये याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टार मार्क करके रखना है इसको। ओके, जितने भी कंप्लीटेड यूनिट है वो ले लेना, और जो WIP में उसका जितना परसेंट बोला वो ले लेना, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट बोला इफ सेल्स आर 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50,000, कंप्यूट द PV रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए PV रेशियो निकालने के लिए बोला है। सेल्स कितना है सर? सेल्स है 1,50,000। सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सर ये है 50,000। तो बताओ सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ सर? 1 लाख। तो सर PV रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया सर? PV रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 1 लाख, 1 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 कर दीजिए सर, आपका आंसर आएगा 66.67%। है क्या आंसर? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए क्या आएगा सर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर गिवन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000 रुपीज व्हाइल द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 16,200। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा है सर। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना दिया है सर? 15,000, और एक्चुअल कॉस्ट कितना दे दिया है सर? 16,200। सर कितना आ रहा है सर? यहाँ पे आ रहा है 1200 एडवर्स। थोड़ा ध्यान देना, नेगेटिव में आ रहा है 1200 एडवर्स। है क्या ऑप्शन में? ये नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सर रेट पर यूनिट पे भी होता है, परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट पे भी हम कर सकते हैं, परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट भी कर सकते हैं, एनी ऑफ द अबव। ये हमारा आंसर होगा बच्चों इसका। समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट एंट्री विल बी पास्ड अंडर द इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर द परचेस ऑफ स्टोर ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखना, वर्ड कौन सा? इंटीग्रेटेड सिस्टम बोला, नॉन इंटीग्रेटेड नहीं बोला है। ओके, परचेज किया है आपने क्रेडिट पे, तो अगर आपने परचेज किया है तो ये माल कहाँ पे आएगा सर? स्टोर में आएगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में किया है तो क्रेडिटर को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड होता तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA अकाउंट या फिर CLC अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया सर। 660 कंप्लीटेड है और ये 100 का 60 मतलब 720 हो गए। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है सर? डैश डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। तो बताइए किसके अंदर आता है सर? CS3 का पार्ट। CS3 का नाम है, याद रहेगा। इसके भी वीडियो मैंने बताया, एकदम ट्रिक, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया जिससे आपको 24 के 24 CAS याद हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। प्लीज वो वीडियो आप देख लेना। ओके, हाँ वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट बोल रहा है देयर इज अ लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओके 10,600 and donation not shown in the cost account 6,000, what would be the profit or loss as per cost account। चलिए हमें प्रॉफिट पूछा है, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं इसको भी। ओके, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया प्रॉफिट, पता नहीं प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉस या प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। यहाँ पे कुछ अमाउंट आने वाला है, वही हम लोग को निकालना है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड होगी और कुछ चीज़ें लेस होगी, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल अकाउंट, या फिर लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये नीचे लिख देता हूँ। ओके, प्रॉफिट या फिर लॉस। उन्होंने खुद बताया है कि सर लॉस हुआ है फिनेंशियल अकाउंट में, चलो कोई बात नहीं, नीचे लॉस है तो यहाँ पे 10,600 का लॉस है। ओके, डोनेशन नॉट शोन इन द कॉस्ट अकाउंट 6,000, आपने डोनेशन पे किया है बट डोनेशन हमारे कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता, एक्सपेंसेस हमारे में कम है तो इसे लेस करना पड़ेगा। हम लोग कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लेस हो जाएगा, 6,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट रहा होगा जिसमें से ये अमाउंट माइनस हुआ, तो ये आ गया सर। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 4,600 नेगेटिव रहा होगा, तभी तो 4,600 नेगेटिव और 6,000 नेगेटिव दोनों मिला के हो गया कितना मेरे प्यारे बच्चों? 10,600 हो गया नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आया क्या? तो सर इसका आंसर होगा 4,600 लॉस, ये वाला आंसर इसका। समझ में आया क्या? एक बार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? अ होटल हैविंग 100 रूम्स, कितने रूम है मेरे प्यारे बच्चों? 100 रूम्स है, ऑफ विच 80% आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड इन अ समर। बोल रहा है कि 100 रूम है जिसमें से 80% जो है वो समर के वेकेशन में क्या होते हैं? ऑक्यूपाइड रहते हैं। एंड 25% विंटर, 25% जो है वो
विंटर के सीजन में ऑक्यूपाइड रहते। पीरियड ऑफ समर एंड विंटर टू बी टेकन 6 मंथ्स है, दोनों के दोनों 6 महीने के हैं। ईच ऑफ द नॉर्मल डेज इन अ मंथ टू बी एज्यूम 30, एक महीने में 30 दिन आपको एज्यूम करना। टोटल ऑक्यूपाइड रूम डेज पूछा है, तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं समर का। चलिए टोटल रूम कितने मेरे प्यारे बच्चों समर में? सर 100 रूम है, इसका 80% ऑक्यूपाइड रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे 6 महीने तक, और 6 महीने में कितने दिन होते हैं सर? 30 दिन। ऐसे तो बताइए कितने रूम हो गए सर? 14,400 रूम आएंगे, करके देख लो। नेक्स्ट है, उसके बाद आता है विंटर। विंटर में भी मेरे प्यारे बच्चों 100 रूम, बट उसका 25% हमारा ऑक्यूपाई रहता है ना। इंटू 6 इंटू 30, ये हो जाएगा 4,500। दोनों को ऐड करो और बताओ कितना हो रहा है? 14,400 प्लस 4,500, सर 18,900 है क्या आंसर? सर 18,900 है, हाँ ये रहा। नेक्स्ट बोल रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतना है, सेल्स इतना है, प्रॉफिट इतना। बोल रहा है पीवी रेशियो बताओ कितना होगा। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम आराम से निकाल लेते हैं। देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम पहुंच जाते हैं कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट हम पहुंच जाते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? सर प्रॉफिट 60,000 का है, राइट। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 90,000 का। तो कंट्रीब्यूशन 1,50,000 रहा होगा, है ना। 1,50,000 में से 90 गया रहेगा तभी तो 60,000 आएगा। और सेल्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों? सेल्स है 3 लाख का। हमको पीवी रेशियो पूछा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन भी गिवन है, आपने पास मिल गया, और सेल्स भी मिल गया। सर 1,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 कर दो सर, ये 50%। तो 50% आपका आंसर होना चाहिए। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर, 50% आपका आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट 38 देखिए क्या बोल रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन। ओके चलो बच्चे क्या बोल रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चलिए क्या बोल रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें क्या बताता है? बोलिए सर। मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है ये हमें बिहेवियर वाइज बताता है। क्या होता है? बिहेवियर वाइज। बिहेवियर कैसा है? फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी फिक्स्ड है, क्या है? तो सर ये बिहेवियर वाइज बताता है, थोड़ा याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा बेनिफिट पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है बजट के टाइम पे जब हम यूज करते हैं। सर मोर मोटिवेटेड, यस। मैनेजर को मोटिवेट करते हैं सर, ये है। ओके इनहैंस कोऑर्डिनेशन, यस। बजट बनाने से हम लोग को कोऑर्डिनेशन होता है हमारे फर्म के अंदर एक्टिविटीज का। इंप्रूव इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, यस। हाँ मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों बजट के यूज जैसे। तो ये आंसर रहेगा। उसने नॉट बोला है, कौन सा नहीं है बजट का। नेक्स्ट ज्वाइंट कॉस्ट इज सुटेबल फॉर। बोल रहा है कि ज्वाइंट कॉस्ट बताइए किसके लिए सुटेबल है मेरे प्यारे बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आता है, उसके लिए सुटेबल होता है। ऑर्नामेंट जो इंडस्ट्री होती है जॉब कॉस्टिंग में आता है, ऑर्नामेंट। ओके ऑयल इंडस्ट्री जो होती है मेरे प्यारे बच्चों ये ज्वाइंट कॉस्ट के लिए सुटेबल है, जिसके अंदर पता है क्रूड ऑयल जो होता है हमारे प्यारे बच्चों, क्रूड ऑयल से हम लोग क्या क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पेट्रोल आता है, डीजल आता है। ओके तो ये ज्वाइंट कॉस्ट के लिए सुटेबल है ऑयल इंडस्ट्री। ओके और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों ये चला जाएगा आपका जॉब कॉस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। आगे बोला है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए हमें बताइए इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कंसिडर करते हैं। बिन कार्ड, बिल ऑफ मटेरियल, स्टोर लेजर नहीं बच्चा। स्टोर लेजर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय। बताइए टाइम एंड मोशन स्टडी जो होता है कौन कंडक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको कंडक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जो हमारे मूवमेंट को चेक करते हैं। ओके टाइम कीपिंग रिफर्स टू द, टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पूछ रहा है। टाइम कीपिंग का मतलब होता है जो वर्कर है, ओके स्पेंड द वर्कर, दिख रहा है यहाँ पे टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द फैक्ट्री। कितना टाइम वर्कर फैक्ट्री के अंदर स्पेंड करता है उसे बोलते हैं टाइम कीपिंग। एक होता है टाइम कीपिंग, एक होता है टाइम बुकिंग। दोनों में फर्क बता देता हूँ। मान के चलो ये हमारी फैक्ट्री है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फैक्ट्री। ओके ये फैक्ट्री का गेट है, याद रहेगा, ऊपर कर लो दिख नहीं रहा, हाँ ये फैक्ट्री का गेट है, ये मान के चलो। ओके और यहाँ पे उसे काम करना है। ओके जैसे ही वो बंदा यहाँ पे एंट्री, फैक्ट्री की इधर एंट्री मार रहा है और थंब लगा रहा है, मान के चलो यहाँ पे थंब लगा रहा है, तो यहाँ से टाइम कीपिंग चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? टाइम कीपिंग। मतलब मान के चलो ये 9 बजे एग्जैक्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक उसको जाने के लिए 5 मिनट लगता है, 9:05। तो टाइम कीपिंग इधर हो गया, 9 बजे वो फैक्ट्री के अंदर एंट्री मार दिया, तो ये टाइम कीपिंग। और जैसे वो अपनी जॉब पे बैठ रहा है, मान के चलो 9:10 को बैठ रहा है, कितने? 9:10 को, तो यहाँ से उसका टाइम बुकिंग चालू हो जाएगा। जैसे वो जॉब्स करना स्टार्ट हुआ ना तो टाइम बुकिंग होता है। तो दोनों में फर्क है। तो हमें टाइम कीपिंग पूछा, तो टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में वो कभी एंट्री हो गया था सर? 9 बजे एंट्री हो गया, तो ये टाइम कीपिंग हो गया। समझ में आया? बोल रहा है नेक्स्ट रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स। ओके
89,000 है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज 22,000, कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे प्यारे बच्चों रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस के लिए जो खर्चा आपने किया ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। दोनों को ऐड कर लीजिए और बताइए कितना हो रहा है। सर 1,11,000 हो रहा है, ये आंसर आपका बी वाला करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट आंसर बोल रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी कैन बी डैश पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। ओके याद रहेगा, इसका आंसर होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इज अ सिग्निफिकेंट। बोल रहा है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जो होता है अमाउंट, वो हमारा अगर सिग्निफिकेंट है तो इसके लिए बताइए हमें कौन सा रेट यूज करना पड़ता है। तो सर हम लोग यूज करते हैं द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट यूज करते हैं। ओके याद रहेगा, जब कोई अमाउंट अंडर एब्जॉर्प्शन का या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन का अगर हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट है तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान देना। ये चार्जिंग टू द कॉस्ट सेंटर, देखिए ये रिजल्ट सोलली बोल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि वो जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी डिपार्टमेंट या फिर उसी कॉस्ट यूनिट का है, तो उसे हम डायरेक्ट अलोकेशन करते हैं ना। ओके CAS स्टैंड फॉर CAS 21 स्टैंड फॉर CAS 21 का होता है क्वालिटी कंट्रोल। इसमें से ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस रहेगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट वाला पूछो, बताइए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वाला बताओ क्या है। 49 द स्टैंडर्ड डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज इक्विलाइज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके तो बताइए ये क्या रहेगा सर, CAS 5 में है, CAS 5 का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ओके नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो सर ये CAS 16 का पार्ट है, CAS 16 में आता है ये। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इंट्रीगल अकाउंटिंग एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग। बोल रहा है कि जब भी हम लोग इंट्रीगल अकाउंटिंग बनाते हैं तो बताइए इसमें से कौन सी चीज़ हम नहीं लेते। सर देखिए याद रखिए, जब भी हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं लेते हैं। ओके ये नॉन इंटीग्रेटेड में आता है डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं लेते। बोल रहा है 1000 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बता रहा है हमें। ये क्वेश्चन तो तुम लोग को सब सिंपल है, 1000 का 60% बता दो कितना हो रहा है सर 600 यूनिट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 53 वाला। ओके 53 क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे बच्चों कैसे करना है। बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज 20 रुपीज़। 1 kg का रेट है 20 रुपीज़। स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट, 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 kg लगता है। ध्यान से देखना, 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 kg लगता है। एक्चुअल यूजेस हुआ है प्रोडक्शन 100 यूनिट का इस 520 kg। एक्चुअल खर्चा आपका हो गया है, एक्चुअल जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो है 520 kg। ओके ऑल ऑफ विच वॉज परचेज एट द रेट ऑफ ₹22। रेट आपने इसको परचेज किया है 22 में। ओके बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताइए। तो सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, राइट। ओके तो चलिए एक्चुअल की कॉस्ट तो हमें पता चल जाएगी सर, 520 इंटू 22 करते हैं तो ये 11,440 रुपया हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, राइट। अब मेरे को पता है एक्चुअल कितने यूनिट का है सर, 100 यूनिट का, तो स्टैंडर्ड भी तो 100 यूनिट का ही लेना पड़ेगा। मेरे को बताओ 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 kg लगता है, तो 100 यूनिट को बनाने के लिए कितना kg लगेगा सर। 100 यूनिट को बनाने के लिए सर 500 kg लगना चाहिए था स्टैंडर्ड, तो 500 kg लगना चाहिए था। और स्टैंडर्ड का रेट दिया है सर 20, तो ये हो गया 10,000, तो स्टैंडर्ड आ गया 10,000, तो सर यहाँ पे हो गया ये 10,000 हो गया, तो एक्चुअल 11,440, तो दोनों में माइनस कर दीजिए सर। 1,140 का एडवर्स दिखाई दे रहा है, 1,440 है क्या सर, ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर, ये इसका आंसर अभी मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख लेना। 1200 एडवर्स आ गया, ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। बोला द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा है। ओके क्या है, इन दैट फिक्स बजट सर इज कंसर्न विद द सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यस फिक्स बजट में हम लोग सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करते हैं, जबकि हम लोग फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में काम करते हैं। ऑप्शन ए ही राइट है, बाकी छोड़ दो अभी पढ़ने का। बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर, बताइए बैच कॉस्टिंग कहाँ पे सुटेबल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों जॉइंट कॉस्ट होती है वहाँ पे। ओके क्या है, ओके नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ फार्मा इंडस्ट्री जो होता है जहाँ पे मेडिसिन बनती है वो पूरी बैच में बनती है। यस इसका आंसर होगा फार्मा इंडस्ट्री। ओके ऑयल इंडस्ट्री तो ज्वाइंट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल आ गया, देखिए पेशेंट डे आ गया, फिर से रिपीट हो गया। कॉस्ट यूनिट
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेरे प्यारे बच्चों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल, जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल रहेंगे उसके हिसाब से लोग इनकी कॉस्ट यूनिट की जाती है। डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट, देखो रिपीट हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देखिए जब भी बात करते हैं कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना उसको बोलते हैं मटेरियल, मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, डायरेक्ट मटेरियल इज क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल? नहीं। सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं बचा, नन ऑफ दिस रहेगा। ओके, 61 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्टॉक सर, परपेचुअल इन्वेंट्री, रिपीट हो गया देखो। ओके, कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड सर? स्टोर लेजर, दिख रहा है रिपीट हो रहा है। ओके, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड, बोल रहा है कि टाइम बेसिस नहीं होना चाहिए। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग टाइम बेसिस नहीं कंसीडर करते? तो सर हेल्से में टाइम है, रोवन में भी टाइम है, गंट में भी टाइम है। यस, टेलर जो होता है ना डिफरेंशियल पीस रेट, देखो यहाँ पे पीस के हिसाब से ये पगार देता है। ओके, जितना यूनिट आप बनाओगे उसके हिसाब से, तो ये आएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, अंडर द हाई वेज प्लान वर्कर इज पेड। ओके, हाई वेज प्लान में वर्कर को हम कैसे पे करते हैं? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोल रहा है एट द टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट। यस, यहाँ पे जो भी होगा आपको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और टाइम रेट आपको हायर देन यूजुअल रेट देना पड़ता है, तो ये आंसर इसका सही रहेगा, ये वाला। ओके, आगे बोला है व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द अर्जेंट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट ऑर्डर था कस्टमर की तरफ से, हमारी तरफ से लेट नहीं हो रहा है, हमने ओवर टाइम करवाया है बट कस्टमर को अर्जेंट था, कस्टमर ने बोला है भैया हमको ये आज के आज ही चाहिए, तो हमने बोला कोई भैया बात नहीं, हम ओवर टाइम करवा के आपसे करवा के दे देंगे। तो इसमें गलती किसकी सर? कस्टमर की। तो ये जो भी ओवर टाइम प्रीमियम आपने ये हुआ है तो आपको इसको कॉस्टिंग पीएनएल में नहीं डालना है, समझ में आया? कॉस्टिंग पीएनएल में आपकी गलती नहीं हुई है, वो तो कस्टमर को जल्दी था, कस्टमर ने बोला है, तो कस्टमर ने बोला है तो इसको ओवरहेड ट्रीट करके आपको चार्ज कर देना ओवरहेड में, चार्ज टू द ओवरहेड कॉस्ट। वेज सीट इज प्रिपेयर्ड बाय, बोल रहा है कि वेज सीट कौन बनाता है? वेजेस का जो सीट होता है वो कौन बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसको बनाने वाले को बोलते हैं पे रोल डिपार्टमेंट। ओके, सैलरी देने वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय, लेबर टर्नओवर बोल रहा है मेजर्ड बाय, बताइए लेबर टर्नओवर क्या? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी हमने लेबर टर्नओवर के बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे थे, राइट? तो उसमें है एडिशन मेथड, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, सब में नीचे क्या था सर? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड हो रहा था। ऐसा कोई है सर? पहले देखिए सर, ये गलत, ये गलत, ऑल ऑफ दिस नहीं। यस, ऑप्शन ए है, दिख रहा है, खत्म। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करना रहता है सारे के सारे मेथड में, आपने देखा। ओवर टाइम अभी ये हमारा रिपीट हो गया। एक्चुअल आवर्स बीइंग वर्क मोर देन नॉर्मल आइडल टाइम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके शैल नॉट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट, शैल नॉट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या नहीं, इम्प्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोल रहे कि बताइए इसमें से एग्जाम्पल कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस? रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन, बताता हूँ रुक जाओ। बोनस टू एम्प्लॉय, मेरे प्यारे बच्चों बोनस टू एम्प्लॉय, मेरे प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा, हमको डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा। यस, रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन, ये ऑलरेडी हमने देखा, एकदम बेसिक लेक्चर में देखा था, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वाला अब हमें पूछ रहा है, नेक्स्ट वाला देखिए बताइए क्या होगा सर? बोला अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसर्स ए प्रोडक्ट पी, उसने एक प्रोडक्ट पी बना रही है, बोलता है रॉयल्टी पेड ऑन सेल से 23,500 एंड डिजाइन चार्जेस पे किया उन्होंने प्रोडक्ट के लिए 1,500 रुपया। बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ये बताया ना, तो वो मटेरियल होना चाहिए और ना ही लेबर होना चाहिए, इसको छोड़ के। बट उसके सिवा अगर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। A manufacturing industry produces product P and royalty paid on sales is rupees 23,500 and design charges paid for the product is rupees 1,500. Compute the direct expenses. हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है निकाल के देने के लिए, तो थोड़ा ध्यान देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे। मेरे प्यारे बच्चों देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या पहले ही आपको पता होना चाहिए। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ना तो वो मटेरियल होना चाहिए और ना ही वो लेबर होना चाहिए, राइट? बट याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा या फिर आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे। तो रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंड दूसरा बोला डिजाइन चार्जेस, अगर आपने डिजाइन चार्जेस पे नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट का डिजाइन मिल पाएगा आपको नहीं। तो यस, दोनों के दोनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है, दोनों को दोनों ऐड कर लो और बताइए कितना आ रहा है सर? दोनों के दोनों को ऐड करेंगे तो 25,000 हो रहा है, ये दोनों हमारे डायरेक्ट है। पैकिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान देना, पैकिंग कॉस्ट क्या है? पैकिंग कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर मान के चलो आपने जो दूध ओके अमूल दूध आता है, देखिए वो पैकेट में आता है, टूथपेस्ट जो पैकेट में आता है ये पैकेजिंग है, बट ये प्राइमरी पैकेजिंग है, राइट? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। दूसरा पैकिंग क्या? जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कैरी बैग देते हैं तो ये क्या है?
फिर ये सेलिंग की कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मेरे प्यारे बच्चों गिफ्ट देने के लिए देखो एकदम अच्छे से पैक करके देते हैं, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी, तो पैकिंग सब हो सकता है, तो यहाँ पे इट में बी एनी ऑफ द अबव, तो ये राइट रहेगा। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है, डायरेक्टर बताइए कहाँ पे होता है सर, ऑफिस में होता है, तो एडमिन ओवरहेड इसका आंसर होगा। ओके, चार्जिंग टू कॉस्ट सेंटर ओवरहेड सोलली बोला है तो सर इसको हम लोग एलोकेशन में डाल देते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आप मेरे प्यारे बच्चों जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको किसी कॉस्ट यूनिट में आपको चार्ज करना है, तो यस कॉस्ट यूनिट है, यस सर। ओके, चार्जिंग और ओवरहेड्स टू द कॉस्ट यूनिट, याद रहेगा स्टार्टिंग, इसको इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करके रखना, गलती करेंगे बच्चे कॉस्ट सेंटर में चार्ज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट वाला कौन सा 77 वाला, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है विच मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डू यू सजेस्ट इन अ कंसर्न विच प्रोडक्ट्स ओनली यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आप क्या कर रहे हो, यूनिट टाइम मतलब एक ही जैसे सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा, तो सबसे अच्छा मेथड रहेगा अ रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सारे के सारे यूनिट एक जैसे ही बन रहे हैं ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पे आप निकाल दीजिए अ रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड से आप इसको ओके फैक्ट्री ओवरहेड में एब्जॉर्ब कर लीजिए, समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है when the amount of under absorption of over absorption is significant, तो सप्लीमेंट्री रेट रिपीट हो गया, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दिख रहा है। ओके, आगे बोला when amount of overhead absorbed is less than amount of overhead incurred it is called as, देखिए एब्जॉर्ब जो था आपने कम किया जितना खर्चा आपका हुआ है उससे, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। नेक्स्ट बोला वेयर हाउस एंड एग्जाम्पल ऑफ, वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए वेयर हाउस एग्जाम्पल किसका है सर, जहाँ पे हम लोग गुड्स रखते हैं कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर एनी ऑफ दिस, अभी हमने पढ़ लिया था। CAS 21 मेरे प्यारे बच्चों नन ऑफ दिस क्वालिटी कंट्रोल। CAS 13 मेरे प्यारे बच्चों बताओ ये CAS 13 क्या रहता है सर, CAS 13 होगा मेरे कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। ओके, आगे बोल रहा है देखिए स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्साइसेबल गुड्स। ध्यान देना डिटरमाइनिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों CAS 22 है। ओके, इसके सारे वीडियो देख लेना प्लीज प्लीज प्लीज, 2 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन CAS से पूछने वाला है और एक इक्विवेलेंट वाला याद करके जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट बोला इक्विलाइज ट्रांसपोर्टेशन सर CAS 5, समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है थोड़ा देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्टेड, कॉस्टेड में ये इंटरेस्ट पेड नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड वाइल प्रिपेयरिंग अ कॉस्टेड। जब भी हम कॉस्टेड बनाते हैं तो बताइए इसमें से कौन सा चीज हम लोग एक्सक्लूड नहीं करते सर, गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सक्लूड कर देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सक्लूड हो जाता है। ओके, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बचा, ये तो हम कंसिडर करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं लेते हैं और इंटरेस्ट पेड भी नहीं लेते, इसका आंसर होगा ये वाला, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोल रहा है बताइए इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन ड्राइंग और लेआउट, यस सर कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हायर ऑफ टूल्स, ओके यस आपने हायर किया है टूल्स और इक्विपमेंट फॉर पर्टिकुलर उसी जॉब के लिए, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, ये दो तो ऑप्शन डायरेक्ट है, सेल्समैन के वेजेस नो बचा ये नहीं है, रेंट रेट्स ये भी नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन कौन सा राइट है सर, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब यही राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब सर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, यस डायरेक्ट कॉस्ट जो रहता है वही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एलिमेंट ऑफ वर्क ओवरहेड, बोल रहे कि बताइए इसमें से कौन सा हमारा एलिमेंट नहीं है वर्क ओवरहेड का सर, सेल्समैन की सैलरी जो ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, बाकी तीनों के तीनों देखिए मेरे प्यारे बच्चों फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस ऑन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, अगर फाइनेंशियल अकाउंट में शो हो रहा है मतलब कॉस्ट में कम है, तो कॉस्ट में कम है तो हम कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो कॉस्ट में कम रहता है एक्सपेंसेस तो लेस करते हैं, कॉस्ट में लेस कर देंगे तो फाइनेंशियल में ये ऐड होता है, तो ऑप्शन तो है एडेड टू द फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेक्स्ट बोल रहा है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट सिस्टम। ओके, कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो कॉस्ट में अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट में हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो बताइए फाइनेंशियल में क्या करेंगे सर, लेस करेंगे, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। चलिए 93 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट में नहीं आता, कॉस्ट में एक्सपेंस कम है तो कॉस्ट में लेस होगा। ओके, कॉस्ट में लेस होगा तो उनके में ऐड होगा, तो 93 का क्या होगा, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। दिख रहा है कितना फटाफट हो रहा है, अगर आप ये सॉरी 93 है ना ये वाला। ओके, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, इनकम हमारे में कम है, इनकम हमारे में नहीं आता बच्चे, इनकम हमारे में कम है, इनकम हमारे में कम है तो ऐड होगा, हमारे में ऐड होगा तो उनके में डिडक्ट होगा। चलो खत्म, फटाफट आपको आना चाहिए 95,
इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल, ओके क्लोजिंग स्टॉक इनकम है हमारे में, ओके बोला है अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल, अच्छा फाइनेंशियल में कम है हमारे में ज़्यादा है, ओके इनकम हमारे में ज़्यादा है तो लेस होता है, हमारे में लेस होगा तो उनके में ऐड होगा, ओके हमारे में लेस होगा तो उनके में ऐड होगा, ये लो खत्म। समझ में आया क्या? ओके देखो कितना फास्ट हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, वो वीडियो देखिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल अकाउंट एलिमिनेट द नेसेसरी ऑपरेटिंग, यस कॉस्ट लेजर अकाउंट नहीं बनाते। नेक्स्ट 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 ओके पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर सप्लायर, ओके आपने पेमेंट किया है, ओके क्रेडिटर, ओके तो क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिटर को पेमेंट किया तो इसकी एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंटीग्रेटेड अकाउंट बोल रहा है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए 98 क्या बोल रहा है, द अकाउंटिंग एंट्री इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स विल बी, ओके इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्री बताइए, इंटीग्रेटेड में जब भी हम सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस सी वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बोलिए, बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन WIP में होता है, तो WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड, सिया सब जगह पे 100 क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, ओके बोल रहा है कि जॉब कॉस्ट सिस्टम में कॉस्ट जो होता है एक्यूमुलेटेड बाय स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से हम करते हैं, ओके तो इसका आंसर 101 का जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे वर्क क्या बोल रहा है, डिफर है, ओके दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे देखो, ओके मेरी स्क्रीन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना मैं इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ, ओके चलो। द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क, ओके देखिए प्रोडक्ट जो है ना मेरे प्यारे बच्चों सबका अलग अलग है, डिफर कर रहा है मटेरियल और वर्क के हिसाब से, तो जॉब कॉस्टिंग में हम लोग यही करते हैं ना भैया, इनका जॉब अलग इनका जॉब अलग इनका जॉब अलग करना होता है, भले से मैं फर्नीचर वाला हूँ, इनको टेबल बना के दूंगा, इनको बेंच बना के दूंगा, इनको सोफा बना के दूंगा, समझ में आया, तो इनको मटेरियल अलग लगेगा, इनको मटेरियल अलग लगेगा, इनको मटेरियल लगेगा, तीनों को अलग अलग जॉब ना, तो भैया जॉब कॉस्टिंग। कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ, तो कॉस्ट प्राइस कहाँ पे फिक्स नहीं होता मेरे प्यारे, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं होता, ओके। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बच्चा ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा, इसको कर लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा, समझ में आया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली एंटर्ड इन दोज केसेस वेयर, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ओके बोल रहा है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इज यूजुअली इंटर, कब होता है ये इंटर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क होता है, समझ में आया क्या, ओके तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। चलिए 106 बताइए क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ओके कॉस्ट ऑफ सर्विस, ओके अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज कर रहे हो तो मुझे बताओ क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं, नहीं बच्चा सिंपल सा हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, ओके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी हम लोग क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, याद रहेगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल टू, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यस हॉस्पिटल वाले के लिए भी अप्लीकेबल है, सिनेमा, बिकॉज ये सारे के सारे सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, यस ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट, ये तो 22,500 रहेगा, ऑलरेडी रिपीट हुआ है, आपने किया रहेगा, चेक कर लेना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है, पर यूनिट सेम, ओके तो कहीं पे है क्या रिमेन फिक्स पर यूनिट, यस ये देखो पर यूनिट सेम होती है, मतलब फिक्स रहती है पर यूनिट में। नेक्स्ट वाला करो सर, ये वाला भी हम लोग ने किया था, मेरे ख्याल से इसका आंसर 66.67 आएगा, चेक कर लेते हैं, ओके वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, ओके पीवी रेशियो बोला तो कंट्रीब्यूशन 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 इन 200 सर 66.66 सही है, ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिहेवियर वाइज, याद रहेगा। पीवी रेशियो कब इंक्रीज होगा, जब वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी, देखो रिपीट हो गया, ओके चलिए हाँ, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज एडॉप्टेड व्हेन, ओके डिफरेंशियल कॉस्ट, ध्यान देना डिफरेंशियल कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंशियल कॉस्ट का डेफिनेशन हो जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमको 2 अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दिए रहते हैं, ओके तो यहाँ पे वही ऑप्शन है डिफरेंशियल कॉस्ट, टू मेक द चॉइस बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, तभी तो हम लोग को डिफरेंशियल कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पे इतनी कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे इतनी कॉस्ट आ रही है, दोनों में डिफरेंशियल, यहाँ पे ये अलग एक्टिविटी है, यहाँ पे 2 अलग एक्टिविटी है, तो इसी को बोलते हैं, तो डिफरेंशियल देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 2 अल्टरनेटिव इज नोन एज, ओके उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, दिखा डिफरेंस बिटवीन 2 कॉस्ट के बीच में, 2 अल्टरनेटिव कॉस्ट के बीच में, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, याद रहेगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट वाला कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, सेल्स
1 करोड़ 50 लाख है या 1 करोड़ 15 लाख है? ओके 15 लाख है, तो पीवी रेशियो पूछा है, चलो कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन दिया है इतना, तो सर कंट्रीब्यूशन 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, सर 20% आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर 20% आ रहा है। ओके नेक्स्ट वाला बताओ कितना आएगा सर? 116 का बताओ कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट 40% है सेल्स का, तो बताओ पीवी रेशियो कितना रहेगा? सर पीवी रेशियो 60% रहेगा, बात खत्म। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, चलिए बीईपी सेल्स फॉर्मूला, सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फॉर्मूला यही है सर 30,000 डिवाइड बाय 20%। एग्जाम में ऐसे लिखते बैठना मत बच्चे लोग, आपको आता रहेगा फटाफट कर देना। 30,000 डिवाइड बाय 20%, सर 1,50,000। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट वाला 118 बोल रहा है एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो आपको नुकसान होने वाला है, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल वेरिएंस। समझ में आया? नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्या होता है सर? वेरिएंस होता है। ओके स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज, जहां पे हम लोग क्या करते हैं भैया, ओके ये वाला इज एज द बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस। यस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। ओके तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करके देंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ है। क्या बोला देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी, 1 केजी जो है 20 रुपए का, स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितना दिया पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 5 केजी। ओके 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी लगता है। ओके और हमें बोला स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन 100 यूनिट इज, मतलब 100 यूनिट को बताओ 100 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर, यहाँ पे आ जाएगा ओके 500 केजी, 500 केजी हो जाएगा। और हम लोग को बोला है रुपीज़ चाहिए ना, 500 केजी इंटू 20, 1 केजी कितने का है सर? 20 रुपये का है ना, 500 केजी लगेगा स्टैंडर्ड मटेरियल, और 1 केजी कितने का सर? 20 रुपये का, तो सर 10,000 रुपये आ जाएगा, है क्या 10,000 ये वाला। नेक्स्ट सर ये किया हुआ है सर 1200 एडवर्स, बात सच है 1200 एडवर्स आएगा इसका आंसर 122 का। चलिए 122 का 1200 एडवर्स कर लेना। 123 बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं सर? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर ऑप्शन नंबर बी। ओके कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, बताइए कॉस्ट वेरिएंस जो किसके बीच का डिफरेंस है सर? कॉस्ट वेरिएंस जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप करके मुझे बताएंगे। वीडियो को पॉज करो, पहले ये 3 क्वेश्चन अपने आप से कर लो। ये 3 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे यहाँ पे रख रहा हूँ, प्लीज़ 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 ये 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। ये रहा तीनों क्वेश्चन, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन बच्चे लोग आप प्लीज़ अपने आप से करिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ बट आप अपने आप से करिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट कीजिए। ओके तो चलिए देखिए ये वाला भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज 20। ओके स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट दिया है, प्रोडक्शन इज 5 केजी। ओके 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी का रॉ मटेरियल लगना चाहिए। एक्चुअल में आपने कितना यूनिट बनाया सर? 100 यूनिट। ओके तो एक्चुअल में जो कॉस्ट लग गई है आपकी, एक्चुअल कॉस्ट में जो क्वांटिटी लगी है वो आपकी 520 क्वांटिटी लगी है। रेट कितने का है सर? 22। ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है यार, 520 इंटू 22 है, यस किया हुआ क्वेश्चन है। 11,440 हो गया यहाँ पे। और बोला है मेरे प्यारे बच्चों आपने कितना यूनिट बनाया है? एक्चुअल में सर आपने 100 यूनिट्स बनाया। तो चलिए तो स्टैंडर्ड भी 100 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए था सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर, 500 केजी लगना चाहिए था, इसका कितना है सर? 20 रुपया। ओके तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया। चल तो यहाँ तक तो ये तो 10,000 हो गया, ये 11,140 रुपये हो गया। बट देखो थोड़ा ध्यान दो, हमें क्या बोला है बच्चे लोग निकालने के लिए? मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोला है। क्या बोला है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो चलिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? यहाँ पे मैं लिखता हूँ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है, याद रहेगा। तो बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है सर? 500 माइनस 520, तो ये स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? 20। तो ये -20 इंटू 20 सर ये हो रहा है 400 एडवर्स। इसका आंसर आएगा 400 एडवर्स। और ये क्वेश्चन तो सेम ही है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा था, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो ना, ये दोनों। ओके तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 1140 का एडवर्स ये हो गया। नेक्स्ट वाला बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना लगेगा? ओके स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला है
बोल रहा है कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए 10 kg लगेगा। चलो कोई बात नहीं, 1 यूनिट को बनाने के लिए सर 10 kg लगने वाला है, समझ में आया। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर 800, मतलब 800 आपने यूनिट कंज्यूम किया, तो 800 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था सर? यहाँ पे 8000 kg लगना चाहिए था रॉ मटेरियल, और हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछा है ना। यस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, 128 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 128 देखिए क्या बोल रहा है, बजट आर शो इन डैश डैश टर्म्स। बजट जो होता है क्वालिटेटिव में तो नहीं बनता, क्वांटिटेटिव एंड मटेरियलिस्टिक, यस दोनों में बनता है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टर बजट। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा मास्टर बजट का पार्ट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है ना, ये हमारा मास्टर बजट का पार्ट नहीं होता। स्टार मार्क करना बच्चे, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करके आ जाते हैं। याद रखना, प्रोडक्शन शेड्यूल जो है वो हमारे मास्टर बजट का पार्ट नहीं होता, आ सकता है एग्जाम में, मैं पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म बजट। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म बजट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो मास्टर बजट जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। फ्लेक्सिबल बजट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 एक्टिविटी के लिए होता है। कैश बजट भी नहीं, यस कैपिटल बजट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये लॉन्ग टर्म बजट होता है, तो इसका आंसर ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मटेरियल बिकम की फैक्टर। बताइए मटेरियल आपका कब की फैक्टर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मटेरियल बिकम की फैक्टर मतलब कि आपके पास लिमिटेड फैक्टर जिसको आपको एकदम अच्छे तरीके से यूज करना है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों जब आपको कोटा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोटा रिस्ट्रिक्शन मतलब कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि मटेरियल इतना ही यूज होना चाहिए, तब आप मटेरियल आपके लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यस, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ओके 133 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग बजट। बताइए जब भी हम फिक्स कॉस्ट को अलग लेंगे, ओके वेरिएबल कॉस्ट को अलग रखते हैं, तो हम लोग वहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 134 देखिए, द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा बजट को प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले तो हम लोग को यही देखना पड़ता है कि भैया कौन सा बजट मेरे लिए की फैक्टर है, समझ में आया। ओके, और जो मास्टर बजट हो तो सबसे लास्ट में बनता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया कौन सा बजट, मतलब कि जो चीज़ हमारे लिए सबसे की फैक्टर है, जो चीज़ हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब कि लिमिटेड है, उसको सबसे पहले हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा। तो बजट भी की फैक्टर वाले को। अब बताइए सेल्स बजट क्या है सर, सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट। क्या है, फंक्शनल बजट, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 136, अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स अ केयरफुल स्टडी ऑफ। जहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट में फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखते हैं। ये चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम करेंगे और मुझे बताएंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, ये आप खुद से ट्राई करेंगे बच्चे लोग। ओके, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो। सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोला है तो खाली आपको 1-2 चीज़ देखना है। सर 4900 यूनिट कंप्लीटेड है, ये लिख दीजिए, प्लस क्या करना है सर 800 जो है उसका 60% कंप्लीट है। सर 800 इंटू 60% कर दीजिए सर, 480 ऐड कर लीजिए, 480 प्लस 4900 सर 5380 है। क्या ऑप्शन है 5380? यस सर 5380, ये सर समझ में आ गया क्या। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इज अ फिक्स कॉस्ट। थोड़ा ध्यान देना, बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट का सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओके, इट मे चेंज इन टोटल। यस, फिक्स कॉस्ट ना बच्चा लोग देखिए हमेशा सेम तो रहती है, चेंज भी हो सकती है, बट उसका चेंज होने के पीछे का रिलेशन क्या नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन 100% राइट है। दिख रहा है इट मे चेंज इन टोटल। देखो 11 महीने के बाद मान के चलो हमारी एक कंपनी है जो मेरे प्यारे बच्चों इस साल मान के चलो हर महीने 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार ऐसे यूनिट्स बना रही है, मगर रेंट तो सेम आता रहेगा। बट 11 महीने के बाद जो रेंट है अगले 11 महीने के बाद, तो मेरे को क्या होता है, रेंट जो होता है वो 10% से बढ़ जाता है। क्या वो रेंट जो मेरा बढ़ा, क्या वो प्रोडक्शन के ऊपर नीचे से हुआ है? क्या नहीं बच्चा, बट उसका रिलेशन प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है? आंसर इज नहीं। बट रेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस। क्या मेरा रेंट चेंज हुआ? यस सर, टोटल में चेंज तो हुआ, बट वो जो चेंज हुआ उसका कुछ भी रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं था, अनरिलेटेड प्रोडक्शन। यस, ओके। तो भैया 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपको चाहिए तो 10% बढ़ेगा, तो 10% बढ़ गया मेरा रेंट, समझ में, बट उसका कुछ भी लेना देना मेरे प्रोडक्शन से था नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन आप पढ़ के देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों के तीनों आपको गलत ही दिखेंगे। ओके, फिक्स कॉस्ट दिख रहा है, कॉस्ट पर यूनिट में सेम नहीं होता।
ओके, वो वेरिएबल कॉस्ट होता है पर यूनिट में सेम। ओके, और यहाँ पे दिया प्रोडक्शन के चेंज होने से कॉस्ट बढ़ी, नहीं बच्चा ये भी नहीं रहेगा। और बोला इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंजेस डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन विद इन द रिलेवेंट रेंज, नो बच्चा ये भी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इसका। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 139 वाला क्वेश्चन। 139 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए एक जेड है और हमको क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। ओके, 12 रुपये पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट दिया 2,80,000 रुपया, रियलाइज प्रॉफिट दे दिया, वो वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। चलो कोई बात नहीं, देखो सेल्स 1 लाख, रेट कितना है सर 12, तो ये हो गया 12 लाख रुपया। सेल्स आपका हो गया 12 लाख रुपये का, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना है, आप पहुंच जाओगे कंट्रीब्यूशन में, माइनस फिक्स कॉस्ट करना, आप पहुंच जाओगे प्रॉफिट पे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, फिर फिक्स कॉस्ट हमें दे दिया है जो है 2,80,000, 2,80,000 फिक्स कॉस्ट है। सर हमें प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में, सर प्रॉफिट है 2 लाख का। अगर ये 2 लाख का है तो कंट्रीब्यूशन 4,80,000 का हो जाएगा। अगर ये 4,80,000 है तो ये कितना करेगा सर, 7,20,000 रहेगा। हमें यही पूछ रहा है क्या, खत्म। स्टैंडर्ड कॉस्ट डील विद कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। चलिए सर्विस कॉस्ट सेंटर सर 13 आपने वीडियोस देखेंगे उसमें है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, 141 बोल रहा है द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क। यस, डिफर वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो सबके लिए आपको अलग अलग जॉब करना पड़ेगा सबके हिसाब से। नेक्स्ट 7,500 कंप्लीटेड है, 1,500 का 70% कर दीजिए सर। 1,500 का देखिए अब ये स्पीड में होना चाहिए, 70% इतना हो गया, प्लस 7,500 सर ये 8,550, ये लो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट पीवी रेशियो निकाल के देना है। ओके, क्या बोला, सेल्स एंड प्रॉफिट दिया है, ध्यान से देखना, सेल्स ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 का दिया है और 2017 का दिया है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे 2 ईयर दिए रहते हैं और 2 ईयर में पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। मुझे बताओ प्रॉफिट कितने से कितना हो गया सर, प्रॉफिट 20,000 से 25,000 हो गया है सर। 5,000 से प्रॉफिट इंटू 100 कर देना, यहाँ पे भूलना मत सर। प्रॉफिट 5,000 से चेंज है, सेल्स कितना सर 20,000 से चेंज हुआ है, इंटू 100 है ना। 1,50,000 था, 1,70,000 हो गया, तो 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 सर 25%। ऑप्शन में है क्या, यस सर ये वाला 144। चलिए 144 तुम खुद बताएंगे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और एक्चुअल आउटपुट इज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल के देना है। तो चलिए देखिए सर एक यूनिट को बनाने के लिए, सर एक यूनिट को बनाने के लिए 10 kg लगेगा। ओके, एक्चुअल में आपने कितना लगाया सर, 600 यूनिट लगा दिया है। 600 यूनिट को बनाने के लिए कितना kg लगना चाहिए था। ओके, तो सर 600 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 6,000 6,000 है, यस सर 6,000 है, खत्म। समझ में आया क्या सर। 145 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द लॉन्ग टर्म, ये देखो रिपीट क्वेश्चन। ओके, मेन पर्पस क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैक्सिमाइजेशन करना प्रॉफिट, नो रे बच्चा मैक्सिमाइजेशन नहीं करना है। टू हेल्प द इन्वेंटरी वैल्यूएशन, नो बच्चा टू हेल्प द फिक्सेशन नहीं, एकदम एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग का तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट उसके हिसाब से डिसीजन ले ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। इन अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए एक फाइनेंशियल अकाउंट में एक्सपेंसेस है। ओके, मतलब हम अपने हमेशा कॉस्ट से चलते हैं, कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में कम होता तो लेस होता है, याद रखना, एक्सपेंसेस कम कॉस्ट में तो लेस, तो उनके में ज़्यादा है तो ऐड होगा, तो उनके हिसाब से ऐड, अपने हिसाब से लेस, उनके हिसाब से देखो ऐड लिख दिया है ना, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट 148 वाला बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 148 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, बताइए इसमें से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, रिसीविंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे स्टोर में माल मटेरियल आता है वहाँ पे कुछ किया नहीं जाता है, स्टोर में रिसीव करना और भेजना, तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है ये सर्विस डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट इंक्लूडेड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट स्पीड नहीं आता, ऑलरेडी हम लोग ये बहुत बार कर चुका है। 150 क्वेश्चन, चलो 150 पे पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों। बताइए 150 में बोल रहा है इन ए जॉब कॉस्टिंग टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट यूज। ओके, जॉब कॉस्टिंग में मेरे प्यारे बच्चों जब हम इशू करते हैं डायरेक्ट मटेरियल एक जॉब से, ओके टू अ जॉब, तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को मटेरियल रिक्विजिशन भेजना पड़ता है। क्या भेजना पड़ता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, याद रहेगा। ओके, मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर का है ये, याद रखना। सेम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्शन पीरियड पूछा है, 3,300 कंप्लीट है, 500 का 60%। चलो 500 का 60% सर 300 प्लस 3,300 सर ये हो जाएगा 3,600 यूनिट, ये हो गया इसका 3,600 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला प्रोडक्ट ए है, जनरेट द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ओके, पीवी रेशियो कितना 40% है, फिक्स कॉस्ट कितना है सर
60,000 है। सेल्स रेवेन्यू बताइए क्या होगा, सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ प्रॉफिट, बोल रहा है कि अब अगर मैं 15,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मुझे कितने का सेल्स करना पड़ेगा, मतलब डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बताओ सर फिक्स कॉस्ट कितना है, सर फिक्स कॉस्ट 60,000 है, प्रॉफिट 15,000, पीवी रेशियो 40% करके ले लीजिए सर, 75,000 हो जाएगा डिवाइड बाय 40%, सर 1,87,500 है, 1,87,500 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखिए, बोल रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड 13,600 लेबर आवर्स वेयर वर्कड एट स्टैंडर्ड रेट 8 रुपया पर आवर है, ओके। द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ओके, एडवर्स है, मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो एडवर्स है, फॉर्मूला वही लगेगा फिर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये एडवर्स में मतलब ये माइनस 8,800 है, ओके। ड्यूरिंग द, ओके, आगे क्या बोला है, ओके, हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स वेयर प्रोड्यूस, कितना स्टैंडर्ड आवर्स है वो नहीं पता है, एक्चुअल आवर्स उसने कितने घंटे काम किया सर 13,600 घंटे काम किया है, और स्टैंडर्ड रेट दिया है 8 रुपया, चलो कोई बात नहीं, ये 8,800 ये है ना, 8,800 है, सॉरी 1 0 और रहेगा इधर 800, ओके। स्टैंडर्ड आवर्स नहीं पता है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा, और ये 13,600 इंटू 8 करूँगा तो ये आ जाएगा 1,08,800। मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके, तो प्लस उसमें से माइनस कर दो 8,800, तो सर आपको 1 लाख आएगा, सर यहाँ पे 1 लाख हो गया और इधर हो गया 8 स्टैंडर्ड आवर्स, तो 1 लाख को डिवाइड कर दो 8 से, सर 12,500 आ रहा है, 12,500 आ रहा है क्या, जो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आएगा, बोल रहा है कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर वॉन्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म सरप्लस। देखिए क्या बोल रहा है, कैश बजट है, एबीसी लिमिटेड का कैश बजट है जिसमें उनको शॉर्ट टर्म सरप्लस हुआ है, तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में बताइए उन्हें क्या करना चाहिए, ओके। शॉर्ट टर्म क्या हुआ है, सरप्लस हुआ है कैश बजट में, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या उन्हें नया एसेट कर देना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों नया एसेट करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम हो जाएगा, शॉर्ट टर्म है, ओके। तो रीपे लॉन्ग टर्म लोन, नो बचा, लॉन्ग टर्म लोन तो रीपे नहीं करने का मेरे प्यारे बच्चों, राइट ऑफ प्रीमियम नहीं बचा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट टर्म पैसा, तो पहले शॉर्ट टर्म वाले जो भी रहेंगे ना, ओके, उनको देके चुकाओ। तो सबसे पहला पे क्रेडिटर अर्ली टू ऑब्टेन द कैश डिस्काउंट, जिससे अगर आप तुरंत का तुरंत इनको शॉर्ट टर्म, क्यों भैया क्रेडिटर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, राइट, ओके, जिसको हम लोग को तुरंत का तुरंत देंगे, तो अगर मैं उसको जल्दी से जल्दी दे दूंगा तो मेरे को डिस्काउंट भी तो मिल जाएगा, तो मेरा फायदा नहीं हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए, समझ में आया। तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी आए, थोड़ा ध्यान देना। बोल रहा है कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेसिक लेक्चर में था, पढ़ लेना। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करते हो तो मार्जिनल कॉस्ट होते हैं, राइट। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस आर प्री डिटरमाइंड रेट, ओके। प्री डिटरमाइंड रेट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग इशू करते हैं मटेरियल को, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, थोड़ा ध्यान देना ये वाला, ओके। फॉर रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोल रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों जब भी हम लोग को लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो कौन सा फॉलोइंग फैक्टर हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए, बताओ। क्या लेबर की वेज रेट कम कर देने, बच्चा वेजेस की, लेबर की वेज रेट कम नहीं करना रहता है, समझ में। लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, अगर लेबर की कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर का खर्चा कम करना है तो उनसे ज़्यादा काम कराओ, उन्होंने बच्चा लेबर का रेट भी कम नहीं कर सकते। हाँ यस, आप एक काम कर सकते हो, हायर इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल सकते हो, ओके। ये एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, लेबर की कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, ओके। इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो अगर हायर रहेगा तो आपकी लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट व्हेन नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट, ओके। बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी की, आपके प्लांट की, बोल रहा है उसमें नो ऑपरेटिंग टाइम इज लॉस्ट, कोई भी टाइम लॉस नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सी कैपेसिटी यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरेटिकल कैपेसिटी, ओके। कौन सा, थ्योरेटिकल कैपेसिटी, याद रहेगा। अब बोल रहा है इन्हें जॉब कॉस्टिंग, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सर मटेरियल रिक्विजिशन नोट हम लोग को भेजना पड़ता है, कौन सा भेजना पड़ता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ओके। 161 द मेन पर्पस ऑफ, ओके, अकाउंटिंग इन अ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ओके। तो बताइए मेन पर्पस क्या होता है, सर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट लाइन की क्या प्रॉफिट होगी, हर एक प्रोडक्ट लाइन की क्या लॉस होगा, वो जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका आंसर ये रहेगा जॉइंट कॉस्ट में। नेक्स्ट,
हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स पूछा है, ये क्वेश्चन आप करिए, फटाफट कीजिए। ओके, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अब भी हमने किया था सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके सर, ये 825 एडवर्स है, यहाँ पे लिख दिया। स्टैंडर्ड आवर्स पूछा, नहीं पता, 2560, और स्टैंडर्ड रेट कितना है सर 7.50, तो माइनस 825, यहाँ पे 7.50 स्टैंडर्ड आवर्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2560 इंटू सर 19,200, समझ में आया? ओके, अब ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दो 825, सर 18,375। ओके, इसको डिवाइड कर देना 7.50 से, सर आपको आ रहा है 2450 आंसर में है क्या? हाँ सर, ये वाला आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा, इन यूनिट पूछा, थोड़ा ध्यान देना, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट पूछा तो कोई बात नहीं, आप निकालो पहले, बीईपी सेल्स निकालो पहले, रुपीज़ में ही निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, राइट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 60,000, ओके, एंड पीवी रेशियो भी आपको गिवन था 40%। तो चलिए सर 60,000 डिवाइड बाय 40% करूँ तो सर 1,50,000 आ रहा है आपका बीईपी सेल्स रुपीज़ में, राइट, 1,50,000, और हमको सेलिंग प्राइस दिया है ना एक यूनिट कितने में, तो 40 से डिवाइड कर दो ना, आ गया ना यूनिट में, सर डिवाइड बाय 40 कर दो, सर 3,750 का था। एंड ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये सर लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, राइट। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हम लोग किस में करते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। सो गाइज, इसी के साथ 164 एमसीक्यूज हमने पूरा का पूरा डिटेल में कर लिया है। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन। पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इसमें से मिलते जुलते रहेंगे, देख लेना। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, फटाफट आपको बोलूंगा ये आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, वो आप करना। जिसमें मेरे को लगता है कि हाँ ये आपको करवाना है वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। ओके, 2016 से मतलब 2017 से लेकर 2024 तक के जिसमें ओल्ड एंड न्यू सिलेबस सारे क्वेश्चन पेपर करेंगे एंड सारे के सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को भी ऑब्जेक्टिव्स में एटलीस्ट 30 आउट ऑफ 30 मिल जाए।